नमस्कार और आप सब लोगों को स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स इन डिटेल में। और ये जो क्लास है ये मैग्नेटिज्म का थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं छः ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स जो मैग्नेटिज्म में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, रेगुलरली यूज होता है। और मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये जितना अच्छे से समझोगे उतना ही बेहतर, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और इसका जो है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फिर आओ देखते हैं कि यह कौन सा टर्म्स है यहाँ पर। सो पहले तो हम पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई एंड ससेप्टिबिलिटी, कापा भी बोलते हैं इसको, कभी कभी साई भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये 6 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना पॉसिबल वे में होगा मतलब समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और अच्छे से समझना। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगा रिक्वेस्ट के तौर पे कि जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो चैनल में नए हैं, सो कृपया वो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो आओ फिर अब सबसे पहले जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी होता क्या है। तो कि ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर of magnetic lines of force passing through a unit area placed at that point if the area is held perpendicular to the direction of lines of force. So ये क्या हुआ बेसिकली, वही बात है, मतलब ये बात वो हो रही है कि डेंसिटी मतलब कंसंट्रेशन की बात हो रहा है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने लाइन्स ऑफ फोर्स पास करता है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी को क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। और उसका डेरिवेशन अगर हम करने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, ठीक है। अब ये बी नॉट, अब बी एम कहाँ से आ गया, ये मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो जान लेते हैं बी नॉट क्या होता है। बी नॉट ये होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड, एंड बी एम होता है बी एम इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू द इंड्यूस्ड पोल, ठीक है। अब ये इंड्यूस्ड पोल और एक्सटर्नल फील्ड ये कहाँ से आया, ठीक है। अब यही जानने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर मान लो ये फिगर देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। इनिशियली कंसिडर करो कि यहाँ पर जो मटेरियल रखा हुआ है ये नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर हम ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस हम रखते हैं इन दोनों के बीच में, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज्ड होना स्टार्ट करेगा। मतलब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होंगे, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होंगे और मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस था वो धीरे धीरे मैग्नेटाइज्ड होना स्टार्ट किया है, मतलब ये मैग्नेट जैसा बिहेव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अगर ये मैग्नेट हो जाएगा तो इसका भी एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, राइट। इसका भी एक नॉर्थ पोल होगा, इसका भी एक साउथ पोल होगा, जो भी हो, यहाँ पर साउथ हो सकता है, यहाँ पर नॉर्थ हो सकता है, वो अलग मैटर है। मतलब इसका एक दो पोल आ जाएगा, और ये पोल पहले से तो नहीं था, बाद में आया, तो मतलब ये जो है इंड्यूस हुआ है, ये दो पोल जो है वो इंड्यूस हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड पोल, ठीक है। अच्छा, जब ये इंड्यूस्ड पोल है तो इन दोनों का भी तो लाइन्स ऑफ फोर्स रहेगा, इनसाइड द मेटेरियल रहेगा, आउटसाइड द मेटेरियल भी रहेगा। मतलब एक मैग्नेट, अभी अभी वो एक मैग्नेट बन चुका है, तो मतलब मैग्नेट बन चुका है मतलब इसका लाइन्स ऑफ फोर्स भी रहेगा, इनसाइड द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। तो वही बात है। और बाकी अगर ये नहीं है तो सोचो, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जो फील्ड एग्जिस्ट करता है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। और जब ये बाद में अगर हम रखते हैं तो ये फिर ये जब मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ये पूरा का पूरा एक मैग्नेट बन जाता है, तो इसका पोल इंड्यूस्ड होता है, और इसके पोल इंड्यूस्ड पोल होने के बाद यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी क्रिएट होता है, और इनके वजह से जो मैग्नेटिक डेंसिटी मिलता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस्ड पोल, ठीक है। आई बात समझ में।
तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर दो फिगर है। सो यहाँ पर हम केस लिए हैं फेरोमैग्नेटिक का केस, और यहाँ पर लिए डायमैग्नेटिक केस, और कंडीशन क्या रखे हैं, यहाँ पर जो बी है वो लेस दैन बी नॉट है, और यहाँ पर जो बी है वो ग्रेटर दैन बी नॉट है। सो मतलब देखो यहाँ पर जो मैग्नेट है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। कंडीशन क्या है, अगर बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो, मतलब बाहर जितना फील्ड है, ठीक है, इस मटेरियल की बाहर जितना फील्ड है, अगर अंदर की जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो इस केस में अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, तो उसी केस में हम बोल सकते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि अगर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होता है, मतलब बी नॉट जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इस मैग्नेट का जो है मैग्नेटिक फील्ड से अगर ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के साथ अगर फ्लक्स डेंसिटी के से अगर ज़्यादा होता है, तो हम उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। अभी ये जो पिक्चर मैंने दो दिखाई है सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए आप एक काम करिए, तो ये दो फिगर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। मतलब देखो यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक इसलिए है कि मान लो यहाँ पर एक मटेरियल है, ठीक है, ये जो मटेरियल है अगर वो फेरोमैग्नेटिक होगा, कैसे होगा, अगर ये जब इंड्यूस्ड होगा इसमें मैग्नेट, जब मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा, जब ये धीरे धीरे मैग्नेटाइज होना स्टार्ट करेगा, मान लो यहाँ पर अप्लाइड फील्ड जो है एक्सटर्नल फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अगर यहाँ पर जब इंड्यूस हो जाएगा, ये अगर मैग्नेट जब बन जाता है, वो मटेरियल जब हम नॉर्थ और साउथ के बीच में रखे थे, पर इसके जो वो मैग्नेट के अंदर भी लाइन्स ऑफ फोर्स होगा, अंदर भी लाइन्स ऑफ फोर्स होगा और बाहर भी लाइन्स ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, तो अगर जो इंड्यूस्ड लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब क्रिएट होता है, अगर अंदर की मतलब ये मैग्नेट जो है, जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, जो मैग्नेटाइज्ड हो गया है, अगर उसकी अंदर की जो लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ सेम होता है, समझ में आ रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन के साथ अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्रिएट होता है, उन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो हम उसको बोलेंगे फेरो। क्या बोलेंगे, फेरो। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। और वही बिल्कुल अपोजिट, अगर मैग्नेट के अंदर जो लाइन्स ऑफ फोर्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, जो लाइन्स ऑफ फोर्स क्रिएट हो रहे हैं, अगर वो अप्लाइड मैग्नेटिक और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अगर अपोजिट होगा, ठीक है, देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर अप्लाइड जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इस डायरेक्शन में इन अपोजिट होगा, तो उसको हम बोलेंगे डाया। ठीक है, बस और कुछ नहीं था। सो अब इसमें देखो कि यहाँ पर जो है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम उसको टेस्ला बोलते हैं, और वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, और CGS यूनिट जो है उसका गाउस है, कैपिटल G के द्वारा डिनोट करते हैं, और 1G इसका टिपिकल वैल्यू याद रखना, 1 गाउस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। कितना, 1 गाउस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। सो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, तो बढ़िया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी। सो रिलेटिव परमेबिलिटी जानने से पहले तो जान लें कि परमेबिलिटी होता है क्या है। ठीक है, सो परमेबिलिटी कुछ नहीं होता है, तो वो एक गुण होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है, यहाँ पर भी साउथ पोल है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। सो अगर मैं यहाँ पर एक मटेरियल रखता हूँ और यहाँ पर एक मटेरियल रखता हूँ, मान लो यहाँ पर जो मटेरियल रखा वो आयरन का है, क्या है, आयरन का है, और यहाँ पर जो मटेरियल रखा वो एक प्लास्टिक का है, क्या है, प्लास्टिक का है। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर ये आप पता लगा सकते हैं कौन सा मटेरियल जो है वो मतलब जल्दी से जल्दी मैग्नेटाइज होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्रिएट होगा, डाइपोल क्रिएट होगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, तो फिर ये धीरे धीरे मैग्नेटाइज बने मतलब हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये मैग्नेट बन जाएगा। कौन है ये, आयरन। लेकिन प्लास्टिक के केस में ये पॉसिबल नहीं है, अगर हो भी सकता है ये बहुत देर लगेगा, अगर पता नहीं, लेकिन आयरन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सो इस हिसाब से हम लगा सकते हैं कि ऐसा कोई एक गुण है मटेरियल की जो उसको हेल्प कर रहा है मैग्नेटाइज्ड होने में। ठीक है, सो परमेबिलिटी कुछ नहीं होता है, वही होता है कि एक मटेरियल का ऐसा गुण है, परमेबिलिटी जो है वो उसको कितने जल्दी मैग्नेटाइज्ड होने में मदद करता है, उससे वही से पता चलता है कि उसका परमेबिलिटी क्या है। अगर परमेबिलिटी ज़्यादा है
तो मतलब उसका मैग्नेटाइज्ड होने के टाइम बहुत कम है और वो जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। सो आयरन की परमिबिलिटी प्लास्टिक से ज़्यादा होगा, ठीक है। बस इतना ही था। तो अब जान लेते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। रिलेटिव परमिबिलिटी बस कुछ नहीं है, लेकिन इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन दैट मटेरियल टू द फ्लक्स डेंसिटी व्हेन द मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय द एयर। समझ में आया? मतलब वही बात है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर हम निकाले थे, ये जो बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो वो ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन दैट मटेरियल टू द फ्लक्स डेंसिटी व्हेन द मेटल इज रिप्लेस्ड बाय द एयर। मान लो पहले हम इसको, ये मेटल को हम पहले रखेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी निकलता है उसका रेशियो, मतलब उसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस मेटल को हटा देंगे, इस मेटल को हटा देंगे, तो मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, एयर रहेगा। और वहाँ पर कितना होगा, ये हटा देंगे तो इसका स्ट्रेंथ जो डेंसिटी पहले से था, मतलब इसका फील्ड स्ट्रेंथ जो था बी नॉट, वही तो बन जाएगा। सो यहाँ पर जो है म्यू आर जो है वो बी डिवाइडेड बाई बी नॉट। सो बी क्या है पता है, अगर हम मटेरियल को रखेंगे मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पर फील्ड फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा, और डिवाइडेड बाय क्या है, बी नॉट। अगर इसको रिप्लेस करेंगे बाय एयर, मतलब इसको अगर हटा देंगे तो बी नॉट मिल जाएगा। सो यहाँ पर म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी, म्यू आर क्या होता है, बी डिवाइडेड बाय बी नॉट। वो एक रेशियो होता है, सो सिंपली एक नंबर होता है, ठीक है। और इसका कोई हाँ, इट इज़ अ नंबर, ठीक है। और इसका कोई यूनिट शायद नहीं होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो तो अब जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट परमिबिलिटी क्या होता है। सो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी म्यू क्या होता है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर एंड परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, ठीक है। सो ये कुछ नहीं होता है, म्यू आर तो हम पहले से जान चुके थे कि म्यू आर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी व्हेन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय एयर। सो ये हो गया रिलेटिव परमिबिलिटी और इनटू परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। अगर वैक्यूम का परमिबिलिटी क्या हो, अगर वैक्यूम में जो परमिबिलिटी होगा म्यू नॉट, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको देगा क्या, म्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। और ये कुछ नहीं होता है, एसआई यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी क्या होता है, वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर, और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच, और उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है कि इट इज़ ए मेजर ऑफ डिग्री अप टू व्हिच ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय गिवन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये भी वही बोलता है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री अप टू व्हिच सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक सब्सटेंस जो है वो कितने दूर तक, कितने हद तक मैग्नेटाइज हो सकता है, ये भी पता चलता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में। अगर हम इसकी कंसेप्ट के ऊपर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, मैं जितना अच्छा से हो पाएगा मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप भी समझिएगा। सो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो एक सॉलिनॉइड है, ठीक है, एक सॉलिनॉइड है। हमको पता है अगर एक करंट जो है वो वायर के थ्रू मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर ये जो करंट है, ये जो करंट अभी ये एक वायर है, ठीक है, एक सिंगल वायर है, यहाँ पर करंट मूव कर रहा है आई, करंट आई मूव कर रहा है। सो यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, और कोई बेसिक चीज़ तो है नहीं, वही आई है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा वो भी वही आई होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हुआ, ठीक है, ये सिंगल कंडक्टर था, सिंगल वायर था, लेकिन यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जो सॉलिनॉइड है वो है तो सिंगल कंडक्टर, सिंगल वायर, लेकिन वहाँ इसका टॉर्न्स ज़्यादा है, ठीक है। टॉर्न्स मान लो अगर हम एक यूनिट लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, यूनिट लेंथ में यहाँ पर कितने टर्न्स है, एन टर्न्स, ठीक है, कितना टर्न्स है, एन टर्न्स। सो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल सकते हो और मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल सकते हो, वो कितना होगा ना, एन टाइम्स। यहाँ पर कितना था, सिर्फ आई था, क्योंकि ये सिंगल, यहाँ पर कोई टर्न्स फंस तो है था नहीं। यहाँ पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, एन टर्न्स। सो यहाँ पर जो टोटल इंटेंसिटी बन जाएगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो बन जाएगा क्या, एन आई, एन इंटू आई। सो उसको हम नाम देते हैं क्या, कैपिटल एच, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एन टर्म्स था नहीं, इसीलिए एज कितना होगा, आई होगा, ठीक है। और अगर एक और बात है, अगर यहाँ पर जो एज होगा एन आई, और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो कहाँ पर क्रिएट होता है, कंडक्टर के आसपास क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन अंदर यहाँ पर जो था इंटेंसिटी वो कितना था, एन आई था, कितना था, एन आई था, लेकिन और सिंपली आई था, जो भी था। यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, जब इसकी एक छोटा सा पार्ट लेके आप समझ सकते हो। यहाँ पर ये जो बार है, यहाँ का छोटा पार्ट लेके भी आप समझ सकते हो यहाँ पर। तो मान लो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो एन आई है, और जब मान लो ये जब ये बाहर निकलता है, जब इसका इंटेंसिटी हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर वो इंटेंसिटी घट जाता है। और कितना कम होता है ना, म्यू नॉट टाइम्स। अब म्यू नॉट क्या है आपको तो पता ही है, पहले से पढ़ा चुका हूँ मैं। वो ये है कि परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अगर ये एन आई जो इंटेंसिटी अंदर था, जब ये बाहर आता है तो ये म्यू नॉट टाइम्स एन आई बन जाता है, ठीक है। और ये इतना घट जाता है, म्यू नॉट टाइम्स कम हो जाता है, उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, और वो जो बाहर आता है वही बन जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उसका अगर हम नाम देते हैं यहाँ पर, मान लो यहाँ पर एक जो सॉलिनॉइड है, वो उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उसका हम नाम दिए बी नॉट और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वो था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच, और जो बाहर आता है और यहाँ पर इंटेंसिटी उसका कम हो जाता है, म्यू नॉट एन आई, और उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जो है वो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, और एन आई जो है वो कैपिटल एच है, सो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ठीक है। और क्या जान सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट के बारे में जान लेते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच क्या होगा, वो एम्पियर मीटर। आप डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है, डिराइव भी कर सकते हो एम्पियर मीटर, वो प्रीवियस वाले से। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर टेस्ला, ठीक है। और सीजीएस यूनिट जो है वो एच ओरेस्टेड, क्या है, ओरेस्टेड। और वन ओरेस्टेड जो है वो 1 गॉस बाई म्यू नॉट। 1 गॉस जो है 10⁻⁴ टेस्ला, पहले से बताया था। और म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आप सॉल्व करके निकाल सकते हो 80 एम्पियर पर मीटर, ठीक है, 80 एम्पियर पर मीटर। चलो बहुत बढ़िया। तो चलो अभी पढ़ लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई क्या होता है। सो देखो, इट इज़ अ मेजर ऑफ मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड इन द स्पेसिमेन एट एनी टाइम। ये भी बात बिल्कुल वही हो गया, मतलब ये भी एक मेजर करता है, मतलब कितना मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है एक स्पेसिमेन में, एक सब्सटेंस में, वहाँ वो भी यही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन शो करता है, ठीक है। तो कैसे करता है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन when subjected to uniform magnetic field. So basically क्या बोला डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो ऐसे ही जब हम पहले पढ़ चुके हैं, मान लो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पहले से प्रेजेंट है, और हम यहाँ पर एक सब्सटेंस, एक स्पेसिमेन रखते हैं, ठीक है, एक स्पेसिमेन रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होना स्टार्ट करेगा, जैसे कि एक मैग्नेट डाइपोल क्रिएट होगा, एक मतलब जो है मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, डेवलप होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होगा। तो ये एक पर्टिकुलर, मान लो इसका जो वॉल्यूम है, सपोज हम लेते हैं यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। सो उसका रेशियो अगर हम निकालेंगे, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ है, बाय डेवलप्ड हुआ है, बाय इंड्यूस्ड हुआ है, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। और यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद जान लेते हैं ससेप्टिबिलिटी, कापा और साई क्या होता है। यहाँ पर कापा भी लिखा जाता है और उसको साई भी कभी कभी लिखा जाता है, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी का अगर मेन उसका मीनिंग समझे, तो इसका मीनिंग है कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेन समथिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन समथिंग। सो कुछ अगर अटेन करने को हम ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे, कुछ पाने को, ठीक है। सो यहाँ पर उसका मेन रीज़न क्या है, देख लेते हैं पहली बार। सो
वही तो है, यहाँ पर 3 केसेस दिया गया है समझने के लिए, तो ध्यान समझना। यहाँ पर एक सोलेनॉइड है, यहाँ पर एक सोलेनॉइड है, यहाँ पर एक सोलेनॉइड है। इस तीनों सोलेनॉइड में करंट आई मूव कर पास कर रहा है, ठीक है। तो पहले इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं इधर कि इधर जो अंदर की रीजन जो है मैग्नेटिक फील्ड बी क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पर जो अंदर की चीज़ है, मतलब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, वहाँ पर हम क्या रखेंगे, अभी एक आयरन बार रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक एल्यूमिनियम रखेंगे, यहाँ पर एक कपर रखेंगे, ठीक है। तो हम इसका टिपिकल वैल्यू तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है। बस समझने की कोशिश करना। बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पर जगह अगर हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये जो आयरन है वो मैग्नेटाइज्ड होना स्टार्ट करेगा। क्यों? कि यहाँ पर डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होगा, ठीक है। तो मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म जो है वो इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है, मतलब उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई ज़्यादा है। अभी मैंने बताया था। अभी आप आते हैं एल्यूमिनियम के पास। फिर एल्यूमिनियम में क्या होता है, यहाँ पर भी वही मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम। अगर गिनने की कोशिश करें, यहाँ पर 1 2 3 4 4 ही है, यहाँ पर लेकिन 8 है। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा टिपिकल वैल्यू पे मत जाइएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कम है, तो पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट अगर कम होता है, जो इंड्यूस्ड अगर कम होता है इंड्यूस्ड, तो इसका मतलब इसका आई कितना हो जाएगा, और कम हो जाएगा आयरन से। चलो अब आते हैं कपर के पास। कपर में यहाँ पर देखो सिर्फ मान लो एक ही हुआ है, क्या मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ है, तो इसके हिसाब से पर्टिकुलर सेम वॉल्यूम, यहाँ पर भी सेम वॉल्यूम, यहाँ पर भी सेम वॉल्यूम, यहाँ पर भी सेम वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कम हो गया है, तो इसका मतलब आई इसके लिए और भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एच जो है, इंटेंसिटी ऑफ सॉरी, ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है, इसके लिए बराबर है, इसके लिए बराबर, इसके लिए बराबर, मतलब तीनों के लिए सेम है, एच सेम है। लेकिन कम ज़्यादा कहाँ किस क्वांटिटी में है, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर अब इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सो बेसिकली कुछ नहीं होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई डिवाइडेड बाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सो अगर तीनों केस की हम कंपैरिजन करें, एज तो सबके लिए सेम है, ठीक है। और जिसका आई वैल्यू ज़्यादा है, मतलब जिसका जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, उसका कापा वैल्यू, मतलब, और इसको जाई भी बोल सकते हो, तो ससेप्टिबिलिटी वैल्यू क्या है, ज़्यादा होगा, ठीक है। आई बात समझ में? कुछ नहीं होता है, बस इट इज़ द रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। चलो यहाँ पर जो 6 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे मैग्नेटिज्म का, वो मैंने ख़त्म किया। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो लेकिन जो भी मैंने पढ़ाया, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि ये 6 टर्म जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आने वाला है मैग्नेटिज्म में, और इनका जो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग अंदर तक जाते नहीं है, कंसेप्ट समझते नहीं है, ऊपर ऊपर से बस डेफिनेशन पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं होता है। तो मुझे लगा कि सही तरीके से मेरा हिसाब से जितना हो सका मैंने एक्सप्लेन किया, और बाकी आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। चलो वीडियो ख़त्म होने से पहले फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लें, इससे हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और अगर नेक्स्ट वीडियो आने से पहले कुछ और भी टॉपिक के बारे में अगर रह गया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली टू। थैंक यू।